मुख्य संसदीय सचिवों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली से एडवोकेट ला रहे हैं, उन्हें स्टेट गेस्ट बनाया जा रहा है। 18 यूनिट का गिरवी रखने के मामले को सरकार डबल बेंच पर ले जा सकती है। हालात इस प्रकार से बन गए हैं कि हिमाचल भवन नीलाम होने के साथ साथ 18 होटल टूरिज्म कॉर्पोरेशन के साथ आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या नीलाम होगा। एक तरह से हिमाचल प्रदेश को नीलाम करने की स्थिति में कांग्रेस सरकार आ गई है। की कुर्सी को बचाने के लिए दिल्ली से एडवोकेट ला रहे हैं, उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दे रहे हैं और उनको होटल सीसिल के अलावा जो है बड़े होटलों में शिमला में उनको ठहराव उनका हो रहा है, उनको ठहराया जा रहा है। मेरी जानकारी के मुताबिक 6 करोड़ से ज्यादा पैसा वकीलों को सीपीएस की कुर्सी को बचाने के लिए शिमला में ही हाई कोर्ट में जो पेशियां अभी तक हुई हैं उसमें 2 साल में जो है पौने 2 साल में उन्हें दे दिया है। प्रमुख जो जितने भी एडवोकेट हैं पूरे देश के, मेरी जानकारी के मुताबिक 4 या 5 जो है उनको रिटेन किया गया है। उनको वो जो है दूसरी पार्टी के लिए अपना वहां पर नहीं रखेंगे, उनको फीस देगी लाखों के हिसाब से। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा आज के दिन ही सिर्फ कुर्सियां बचाने के लिए, सीपीएस की कुर्सियां बचाने के लिए कांग्रेस की सरकार वकीलों को पैसा दे रही है। यह पैसा सरकार का पैसा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पार्टी का पैसा जा रहा है। 18 प्रॉपर्टीज को, 18 होटलों को बंद करने के आदेश भी हाईकोर्ट की ओर से आए। किसी का पे और पेंशन से संबंधित मामला हाई कोर्ट में था और उस मामले को लेकर के कोर्ट ने यह फैसला दिया है। और मुझे इस बात को लेकर के हैरानी हो रही है कि जो सरकार की ओर से जो वहां पर रिप्लाई फाइल किया गया उसमें जो लॉस मेकिंग यूनिट जो है उसमें ये सारे के सारे जो 18 जो यूनिट जो है वो लॉस मेकिंग बताए गए हैं, लेकिन जानबूझ करके ये सिर्फ ऑक्यूपेंसी का जिक्र करके जो है वो दिया गया, वहां पर जो जानकारी दी गई। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है, बहुत बड़ी साजिश लगती है, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं पिछले 2 वर्ष से जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है वो सारे होटलों को, टूरिज्म के होटलों को लिस्ट आउट कर रही है और बहुत सारे लोग ऐसे पीछे लगे हैं कि ये होटल्स हमको दे दो, हम इसको चलाएंगे, हम इसको लीज पर लेंगे, हम इसका मैनेजमेंट करेंगे, सारी चीज को लेकर के प्रयत्न कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोर्ट की आड़ में, कोर्ट के इस फैसले की आड़ में ये 18 यूनिट जो है जिनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रॉफिट मेकिंग है, वो प्राइवेट सेक्टर में किसी को देने की तैयारी हो रही है। भवन को अटैच करना मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार को जिस तरह से गंभीरता से सारे विषय को लेना चाहिए था, जब कोर्ट का फैसला 13 जनवरी 2023 को आ चुका था, उस फैसले को गंभीरता से लिया नहीं गया। सरकार उस मामले में डबल बेंच में जा सकती थी और डबल बेंच में जाने के साथ साथ में कंपनी की ओर से जो मुझे जानकारी मिली कि यह भी तय किया गया था, कंपनी ने ऑफर किया था कि हम उसमें जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को हम छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गंभीरता से उस सारी चीज को नहीं लिया और आज वो 64 करोड़ का अमाउंट जो लगभग 150 करोड़ तक पहुंच गया है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार को सीपीएस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 हफ्तों का नोटिस दिया है। फैसला आने के बाद सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि बीजेपी के नेता बहुत उत्साहित थे कि विधायकों की सदस्यता रद्द करवाकर सरकार को कमजोर करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पहले भी बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को कांग्रेस और हिमाचल के लोगों ने फेल किया है। विपक्ष हिमाचल का नाम खराब कर रहा है, विपक्ष को पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। आपने जिक्र किया कि जो सीपीएस की नियुक्ति को लेके माननीय हाई कोर्ट ने उसको क्वैश किया था और उसके लिए हमारी सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई थी, आज वो केस लगा था
और आज वहाँ जो फैसला हुआ, सुना गया, उसमें बड़ी राहत मिली है। जो उसमें पैरा 5 था, जिसमें आगे प्रोविजंस थे कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस की बात, ऐसी चर्चा हो रही थी, उसको लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया है कि ऐसी कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी। और जहां तक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि आप इनको दोबारा अपॉइंट नहीं कर सकते हैं सीपीएस। और जो केस है हमारा, जो ऑलरेडी पेंडिंग दूसरे राज्यों के केसेस सुप्रीम कोर्ट में थे, उसके साथ उस केस को भी क्लबिंग किया है। और इसके साथ एक भी आज जिक्र हुआ कि मणिपुर का जब फैसला आया था इसी तरह अपॉइंटमेंट्स ऑफ सीपीएस एंड पीएस, तो आसाम का भी था, उसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं थी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है कि अब ये जो है मामला सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और कोई डिस्क्वालिफिकेशन जैसी कोई चीज विधायकों पे नहीं लागू होगी। तो ये हम इस बात का और इस फैसले का स्वागत करते हैं। क्या आपको लगता है बीजेपी जिस तरह से ऑपरेशन लोटस एक्टिव करती आई है शुरू से, अब उसमें रुकावट पैदा होगी? देखिए, ये अनफॉर्चुनेट था हिमाचल प्रदेश के लिए कि जो विपक्ष में जो लोग हैं, जिम्मेवारी के साथ होना चाहिए, वो हर बात को इस नजरिए से देख रहे थे कि सरकार को कमजोर करने का प्रयास पहले दिन से सरकार के साथ किया जा रहा। अभी भी काफी उत्साहित भाजपा के लोग और नेता थे कि वो डिस्क्वालिफिकेशन देख रहे थे, सरकार कमजोर करने की और दोबारा चुनाव तक की बात। पहले भी ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकार गिराने का प्रयास किया गया, उसमें धन बल का यूज हुआ, उसमें एजेंसीज का यूज हुआ, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों ने वो सारी बातें फेल की है। दोबारा से बाई इलेक्शंस में जो है विधायकों की संख्या कांग्रेस पार्टी की 40 हुई है। तो प्रदेश के लोग जो चाहते हैं कि यहाँ पर विकास हो, जो सरकार उन्होंने चुनी है लोकतंत्र में, वो 5 साल तक प्रदेश के लोगों की सेवा करे। तो मैं समझता हूं कि भाजपा के लोगों को बार बार ये जो नेगेटिव पब्लिसिटी और छोटे मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पे हिमाचल प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, कभी समोसे पे चर्चा कर रहे हैं, कभी टॉयलेट सीट पे चर्चा हो रही है, कभी होटल बंद करने पे चर्चा हो रही है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा ने सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मीडिया का प्रश्न पूछना सरकार को इतना परेशान क्यों कर रहा है, इस परेशानी का सबब जानना बेहद जरूरी है। प्रश्न के बीच छुपी प्रदेश की जनभावनाओं ने सरकार को आखिर इतना विचलित क्यों कर दिया, ये प्रदेशवासी जानना चाहते हैं। नमस्कार। मीडिया का प्रश्न पूछना सरकार को इतना परेशान क्यों कर रहा, ये परेशानी का सबब जानना जरूरी है। जी, प्रश्न के बीच छुपी प्रदेश की जन भावनाओं ने सरकार को आखिर इतना विचलित क्यों कर दिया, यह प्रदेशवासियों को जानना जरूरी है। क्या सोशल मीडिया पर प्रदेश की वर्तमान मित्रों की व्यवस्था की कहानी की विदाई की धुन ने प्रदेश की वर्तमान सरकार के मीडिया सलाहकार श्री नरेश चौहान जी को परेशान तो नहीं कर दिया? अभी तक वर्तमान सरकार के ऊपर भूमाफिया, तबादला माफिया, ड्रग माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया के इल्जाम लग रहे थे, अब दबंगता के भी इल्जाम लग रहे हैं। कभी मीडिया के ऊपर सेंसरशिप की टिप्पणियां होती हैं, तो कभी नोटिस देकर धमकाया जा रहा है, तो कहीं मुख्यमंत्री की छवि सुधारने के लिए डायरेक्टर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस की तरफ से फोटो छापने तक के अधिकार से मीडिया को वंचित किया जा रहा है। सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिकारियों की न्यायालय में आवाज नहीं निकलती। मीडिया पर शोर मचाते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और मीडिया एडवाइजर, धमकाते हैं मीडिया को। यह भी एक नई व्यवस्था परिवर्तन है। न्यायालय के फैसले ने 25 नवंबर को इन सभी हिमाचल पर्यटक निगम के 18 होटलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। और इससे पूर्व, फैसला लिखने से पूर्व, न्यायाधीश महोदय ने सरकार से इन व्यावसायिक संस्थानों, होटलों को प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट करने की योजना मांगी थी, जो सरकार प्रस्तुत नहीं कर पाई या नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यहां दाल काली नहीं है, दाल ही काली है, जिस पर मोहर लगाई है कैबिनेट रैंक के सम्मानित मीडिया एडवाइजर ने। मीडिया द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों में कोई विवादित विषय नहीं था जिससे सरकार बुखला जाए, लेकिन जब इमारत की बुनियाद में विवाद हो, मौसम खराब हो, तो घबराहट जरूरी है।
हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पर्यटन के होटलों को लेकर खूब चर्चा चल रही है। जब से होटलों को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश आए हैं, विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सरकार को घेर रहा है। बीजेपी नेता राकेश पठानिया ने कहा कि वो खुद एचपीटीडीसी के चेयरमैन और उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं उस कार्यकाल के दौरान एचपीटीडीसी में 14 संपत्तियां जोड़ी गई थीं और 7.5 करोड़ का भी मुनाफा किया था। लेकिन आज पर्यटन निगम के होटल नीलाम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाने वालों के कार्यकाल में धर्मशाला के ही नामी 3 होटल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। मैं जो चक्षु जी ने आपसे परिचय दिया उसमें थोड़ा सी एक बात छूट गई। मैं जब राजनीतिक कैरियर शुरू किया था तो मैंने 1 साल वाइस चेयरमैन एचपीटीडीसी के रूप में शुरू किया। उसके बाद 4 साल मैं चेयरमैन रहा हूँ हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और उन 5 साल में जो मुझे टीडीसी का, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपना एक परिवार है और मैं अपने परिवार के ही इस एक होटल में बैठा हूँ जो अब नीलाम होने वाला। और हमने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार में 14 नई प्रॉपर्टीज को ऐड किया। और हमें, मुझे याद है, हम पूसा से विशेष जो है टीम्स को बुलाते थे, ट्रेनिंग देते थे अपने वेटर्स को, अपने मैनेजर्स को, अपने फ्रंटल स्टाफ को। हम कैलकाटा में जाते थे, हम मुंबई में जाते थे, हम अहमदाबाद में जाते थे, हम टीटीएफ्स को ऑर्गेनाइज कर, टूरिज्म ट्रेड फेयर्स में जाते थे। और हिमाचल की मार्केटिंग के लिए, हम टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। फिल्म सिटीज़ में हम गोवा तक गए हैं, बॉम्बे तक गए हैं। और यहाँ पे एक बड़े एग्रेसिव मार्केटिंग के माध्यम से हम लोग तब 7-7.5 करोड़ के प्रॉफिट में थे। अब हमारी फ्लैगशिप्स जैसे चैल होटल, चैल पैलेस है, जो भी इस लिस्ट में आया है, जो हाई कोर्ट के आदेश है, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट। चैल पैलेस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कम से कम 300 कनाल में स्थित। और अगर आप उसके अंदर ट्रेडिशनल सूट्स देखोगे तो जितना बड़ा आपका घर होगा उतना बड़ा तो उसका बाथरूम है महारानी सूट का या महाराजा सूट का। वो हेरिटेज प्रॉपर्टी आई थिंक इंडिया के नंबर 1 है। और हम भले जमाने में वहां से 4-4.5 करोड़ रुपया प्रॉफिट हर साल लेते सारे खर्चे निकाल। आज वो फॉर सेल आ गया। चलिए, हमने मान लिया एक ट्रेंड आ गया, एक ट्रेंड आ गया, एक यार्डस्टिक तय हो गई कि अब जो कॉर्पोरेशन घाटे में है, क्योंकि एक किसी एम्प्लॉय ने वहाँ पे फाइल किया कि मुझे एरियर्स नहीं मिल रहे, मुझे वो नहीं मिल रहा। और विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट आदेश हुए हैं कि ये प्रॉपर्टीज। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। बीजेपी के मीडिया प्रभारी कर्णेल नंदा ने सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नरेश चौहान एक पत्रकार को कमरे से बाहर किया, जिसकी हम निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मीडिया की आवाज को दबाने का काम किया है। यदि किसी की खबर लग जाए तो उनके संपादक को नोटिस दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं कि किसी पत्रकार का मोबाइल जब्त नहीं कर सकते। वहीं सीपीएस मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये राहत उन्हें अधिक समय तक मिलने वाली नहीं है। सरकार के एक मित्र जिनके पास कैबिनेट रैंक है, उनका एक स्नाइपेड शॉट वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से सरकार की छटपटाहट उनके कैबिनेट मित्र तक भी पहुंच गई है। हाल ही में कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें एचपीटीडीसी के 18 होटलों को बंद करने का दिशा निर्देश दे दिया गया और इन्हीं 18 होटलों को व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी करार दिया गया। अब मीडिया जगत के लोगों में जनता की आवाज को पूछने का भी प्रतिबंध लग रहा है इस कांग्रेस सरकार में। आप देखिए कि किस प्रकार से एक मीडिया कर्मी के साथ मुख्यमंत्री के मीडिया प्रधान सलाहकार, जिनके पास कैबिनेट रैंक भी है, वो उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, उनको अपने कमरे से बाहर धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, किस प्रकार से मीडिया की आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है। लगातार एक ही प्रश्न वो मीडिया कर्मी पूछ रहा है कि क्या ये होटल बंद होंगे, क्योंकि एचपीटीडीसी में जो याचिका लगी है उसकी सुनवाई 3 तारीख को है। तो क्या ये प्रश्न गलत है? मैं जनता की आवाज बनकर पूछ रहा हूं मीडिया सलाहकार जी, क्या ये प्रश्न गलत है? ये प्रश्न सही है,
क्योंकि होटल बंद हो जाएंगे तो वहां के कर्मी कहां जाएंगे, वो अपनी सैलरी के बारे में चिंतित होंगे। पर आपने क्या किया, आपने उनको बोला अरे ये कैमरा बंद कीजिए, ये माइक बंद कीजिए, ये कोई व्यवहार है, आप यहां से कमरे से बाहर निकल जाइए। आप इतना ज्यादा जो है उत्तेजित हो गए कि आप अपना आपा ही खो बैठे और आपको लगता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की आप आवाज हैं, कि मुख्यमंत्री ने आपको स्वीकृत कर रखा है कि पार्टी अफेयर्स और सरकार के अफेयर्स के ऊपर आप बोलेंगे। ये आपका व्यवहार है। कांग्रेस ने हमेशा मीडिया की आवाज को दबाने का प्रयास किया है, लगातार मीडिया के ऊपर जो है एक प्रश्न चिन्ह खड़े करने का प्रयास किया है, उनकी आवाज को अनेकों प्रकार से दबाने का प्रयास किया है। हमारे मुख्य प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी जो हमारे विभाग के हैं रणधीर शर्मा जी ने भी एक प्रश्न लगाया था विधानसभा में, उसमें मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने प्रश्न लगाया था कि मीडिया की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके ऊपर भी आपका कोई दबाव नहीं था। अगर कोई मीडिया कर्मी सरकार से कोई पैना प्रश्न पूछ ले और जनता की आवाज और प्रश्न पूछ ले तो आपको तकलीफ हो जाती है। अगर एक खबर जो है अखबार में सरकार के खिलाफ प्रेषित की जाती है तो उनके संपादकों को कॉल किया जाता है और उनको बोला जाता है ये क्यों हो रहा है। स्वतंत्र मीडिया कहाँ रह गया। मीडिया वालों का तो हम हाथ जोड़ के नमन करते हैं कि आप इस देश के जो है चौथे स्तंभ है। अगर आप ना होते तो जनता की आवाज ना नेताओं तक पहुंचती और ना नेताओं का संवाद जनता से हो पाता। तो वहीं ऊना में कांग्रेस विधायक विवेक शर्मा ने मिशन लोटस को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र की जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से केंद्र इसका गलत फायदा उठाना चाह रही है। मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जो है वो जिस तरह का क्रम आज ये चलाने की कोशिश की जा रही है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भाजपा जो है वो उनकी हालात जो अभी बाई इलेक्शन हुए हैं उसके बाद जो है इतनी जो है वो बिखर चुके हैं कि वो लोग जो है लोकतंत्र की लगातार हत्या करने के उसमें लगे हैं। और जनता ने आज समर्थन दिया है कांग्रेस पार्टी को और प्रदेश में जो सरकार हुआ है वो हर वर्ग को साथ लेके जो है कार्य कर रही है। मगर ऐसे में बार बार भाजपा जो है वो सेंटर की एजेंसियों का जो है वो गलत फायदा लेके जो है वो प्रदेश में जो है एक माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और मैं कहूँगा कि ये जो है वो एक लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है, क्योंकि जब जनता ने समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया है और आज से पहले भी सरकारें बनी हैं और इससे पहले भाजपा की सरकार यहाँ पर रही, और अगर कांग्रेस की अगर सरकार अगर बनी है तो केंद्र जो है वो उसका जो है वो गलत फायदा क्यों उठाना चाह रहा है। और दूसरे मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग जिन लोगों को जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने विधायक कहलाने के लायक नहीं, उन्हें एक जब वहाँ पे एक सूचना जब जारी की गई और उसके बाद भी उन लोगों को जो है वो सुरक्षा दी जा रही है, वो किस तरह जो उनको सुरक्षा दी जा रही है और क्या ये जो है वो केंद्र की का जो है वो गलत फायदा उठाना नहीं होगा। और आने वाले समय में हम इसके ऊपर बात भी की जाएगी कि किस नियम के तहत जो है इन लोगों को जो सुरक्षा दी जा रही है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। भोरंज विधायक सुरेश कुमार ने पूर्व विधायक राजेंद्र राणा को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक राजेंद्र राणा बौखलाहट में है, इसीलिए आए दिन कोई न कोई उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहते हैं। मुख्य संसदीय सचिव मामले पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में संबंधित विधायकों को राहत मिली है। राणा जी इस वक्त बेले आदमी हैं और वो बेकार हो गए हैं, तो उनके पास काम कोई नहीं है, वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और बौखलाहट में हैं। और जो उन्होंने आरोप लगाए हैं ज्ञानू के बारे में, तो वो मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र का व्यक्ति है और मुख्यमंत्री जी के साथ नादौन के सैकड़ों आदमी दिन को मिलते हैं, उनकी गाड़ी में भी बैठते हैं, उनके साथ चाय भी पीते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री जी अपराधी हो गए।
तो वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री 24 नवंबर को मंडी जिला के प्रवास पर रहेंगे। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास समिति के निदेशक केशव नायक ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान दी। केशव नायक ने बताया कि मुकेश अग्निहोत्री 24 नवंबर को मंडी जिला के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोग शिरकत करेंगे। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों की अलग अलग मांगों को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के समक्ष रखा जाएगा। माननीय हिमाचल प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी जिला मंडी के एक दिन के प्रवास पर हैं। 24 तारीख दिन रविवार दोपहर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक त्रोट गांव के महामाया मैरिज गार्डन में उपलब्ध रहेंगे और वो सहकारी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शिरकत करेंगे। और इस कार्यक्रम में जिला स्तरीय और प्रदेश स्तर के सभी सहकार बंधु हिस्सा लेंगे, जिनमें सहकारी क्षेत्र में जो भी इस वर्ष की जो उपलब्धि है उनको कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएंगी। साथ लगती राजपुरा पंचायत के राजकीय प्राथमिक स्कूल फॉलगत के भवन की हालत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। आलम यह है कि बच्चों का ये स्कूल कभी भी धराशायी होकर नीचे गिर सकता है और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। भवन का लेंटर ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पूरी तरह से खराब हो चुका है। लेंटर की छत नीचे से टूट रही है, जिससे लोहे का सरिया बिल्कुल सामने दिख रहा है। मेरा नाम अरूही है। मैं 4ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक पाठशाला फॉलगत है। मेरे स्कूल की छत टूटने वाली है। अगर हम अंदर बैठे तो छत टूट भी सकती है और हमें लग सकती है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि छत को ठीक किया जाए। जब से ये स्कूल बना है ना जी, तो स्कूल के उसके बाद मतलब इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई। कितने साल हो गए करीब? इसको तो मैं मुझे याद नहीं, कोई 20। हाँ। तो वहीं सिरमौर के संघाड़ में जुड़वा नवजात बच्चों में से एक बच्ची की संदिग्ध मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग गहन जांच कर रहा है। बच्ची की मौत के कारणों को लेकर संशय बना हुआ है। विभाग के मुताबिक मौत का कारण टीकाकरण का ओवरडोज नहीं, लेकिन मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। बच्चे की वैक्सीनेशन के बाद जो मृत्यु का मामला आया है, बच्चे की मृत्यु हुई है, जो कि दुखद है। इसमें प्रेस के कुछ जगह कहा जा रहा है कि उसको बच्चे को ओवरडोज हुई है। वैक्सीन पहले मेडिकल कॉलेज में दी गई थी, फिर दोबारा वहाँ दे दी गई है, जबकि ऐसा नहीं है। पहली बार उसको वैक्सीनेशन दी गई थी। प्री मैच्योर बच्चा था, पहले मेडिकल कॉलेज नाहन में एडमिट था। उसके बाद जब ठीक होकर चला गया तो पीडियाट्रिशियन ने डिस्चार्ज किया है, तो वैक्सीनेशन एज पर शेड्यूल उसको एडवाइस की थी और एज पर शेड्यूल ही वैक्सीनेशन दी गई है। इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की है। उसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद हमने अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है इसके लिए AEFI एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, इसकी मीटिंग 23 को बुलाई है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट होंगे, जिसमें पीडियाट्रिशियन होंगे, जिसमें MS होंगे, मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर्स होंगे, हमारे BMO होंगे, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर्स होंगे। तो ये कमेटी मिलके फैसला करेगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को ये बताना चाहूँगा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और हम वैक्सीनेशन करते हुए सारे के सारे मापदंड जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनका पालन करते हैं। वैक्सीन को पूरी तरह से कोल्ड चेन में मेंटेन किया जाता है। तो ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, पोस्टमार्टम भी इसका करवाया है, पर लेकिन इसके बारे में मैं कमेटी की मीटिंग के बाद ही ज्यादा बता पाऊंगा, जिस दिन मीटिंग हो जाएगी।